Hello everyone, this is Ima Khondokar and me Asha. welcome back to our channel guys and enjoy our reaction. So guys, আজকে আমরা রিঅ্যাকশন দেব একটু অন্যরকম বাট খুবই পপুলার বলা যায় না এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ভিতরে খুবই পপুলার। সো আজকে আমাদের ভিডিও টাইটেল নাগা রেজিমেন্ট দ্য হেড হান্টার্স। নামটা খুব ভয়ঙ্কর এবং টাইটেলের শেষে কিন্তু একটা কঙ্কালের মুভিও দেওয়া আছে, ভূত ভূত টাইপের একটা ছবিতে আছে। আর দ্বিতীয়ত এখানে আর ফোর্স নিয়ে আর কি বলবো, ইন্ডিয়ান ফোর্সের বিষয়ে আর্মি ফোর্স, এবং এখানে যেহেতু ওনারা মাথা স্বীকার করছেন তাহলে দেখতেই হয় ভিডিওটা। এবং দেখার আগে আমাদের চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা করেননি জলদি করে ফেলুন, কারণ একটাই ওয়ে আছে আমাদের সাথে থাকার। আর গাইস আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি লিংক ফলো করতে হলে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখুন, ফলো করুন। তো চলুন বন্ধুরা আগে ভিডিওটি দেখে আসি। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के प्रेस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे जो हेड हंटर्स के नाम से मशहूर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की नागा रेजिमेंट के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको नागा रेजिमेंट की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। So without wasting any time, let's begin. 1970 में स्थापित हुई नागा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे यंगेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है, और जो इसकी सबसे पहली बटालियन थी उसे रानीखेत में स्थापित किया गया था, यानी कि वही जगह जहां पे इंडियन आर्मी की हाईएस्ट डेकोरेटेड कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर भी है। और जो ये नागा रेजिमेंट है ये कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ही एफिलिएटेड है। इस रेजिमेंट में जो जवान भर्ती किए जाते हैं वो मुख्य रूप से भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड से होते हैं। लेकिन जब शुरू में इस रेजिमेंट को स्थापित किया गया था तब कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स और 3 गोरखा राइफल्स की बटालियन की मैन पावर के साथ इसे बनाया गया था, और करीब 69 नागास को अंडरग्राउंड नागास के रिहेबिलिटेशन कैंप से डायरेक्टली एनरोल किया गया था। और ऐसे भी नहीं है कि इस रेजिमेंट में सारे नागाज ही होते हैं, बल्कि इस रेजिमेंट के 50% ट्रूप्स नागाज होते हैं, और जबकि बाकी के कुमाऊनी, गढ़वाली और गोरखास में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। वर्तमान समय में नागा रेजिमेंट की 3 बटालियन है, और जबकि एक बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की भी है जो कि 164 इन्फेंट्री बटालियन के नाम से जानी जाती है। नागा रेजिमेंट का जो वॉर क्राई है वो है जय दुर्गा नागा, और अपनी स्थापना के बाद से इस रेजिमेंट ने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर, यूएन मिशन और 1999 के कारगिल वॉर में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खैर ये तो हो गई इस नागा रेजिमेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आते हैं इस रेजिमेंट से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट पर जिनको जानने के लिए ही आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देखने आए हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि जो नागा रेजिमेंट है ये मुख्य रूप से द हेड हंटर्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि एक तरीके से ये नागा रेजिमेंट का निकनेम है। और अगर इस रेजिमेंट को इस तरह का निकनेम मिला है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ मजबूत रीजन भी होगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नागा ट्राइबल है यानी कि नागा आदिवासी वो ट्रेडिशनली अपने पास स्कल रखते हैं, और स्कल रखने के उनके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला तो ये कि जो उनके पूर्वज मर चुके हैं तो उनके सम्मान में और एक निशाने के तौर पर वो उनके स्कल को अपने पास प्रिजर्व करके रखते हैं, और दूसरा कारण ये है कि ये अपने उन दुश्मनों के स्कल भी रखते हैं जिन्हें इन्होंने मारा होता है, और मरे हुए दुश्मनों का स्कल उनकी जीत की निशानी होता है। तो मुख्य रूप से 2 कारण हैं जिस वजह से इन्हें हेड हंटर्स भी कहा जाता है। और संजय चौधरी द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम है डिस्पैचेस फ्रॉम कारगिल, इस बुक में एक इंसिडेंट के बारे में बात की गई है जिसमें 17 जाट बटालियन के एक सिपाही अपने सीनियर से इन नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स के बारे में पूछता है, साहब सुना है ये सर काट के ले जाते हैं और इंसान भी खा लेते हैं। और नागा रेजिमेंट के दुश्मनों के अंदर इतना खौफ है कि उन्हें इतना डर है कि नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स के हाथ अगर ये पड़ गए तो नागा रेजिमेंट दुश्मनों को बंदी नहीं बनाती है बल्कि सीधा फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा नागा रेजिमेंट से जुड़ा एक इंसिडेंट ये भी है कि जब इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किरण सेक्टर में इंडक्ट किया गया था, और जहां उन्हें 24 किलोमीटर लंबी एलओसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, और साथ ही साथ वहां पर उनका ये भी काम था कि वे एंटी नेशनल एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस को भी काउंटर करें। और इसी सेक्टर पर तैनात रहते हुए जो 2nd नागा बटालियन थी उसने ऑपरेशन रोमियो नाम के एक लैंडमार्क ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया था, और इस ऑपरेशन रोमियो के साथ उनका प्रमुख उद्देश्य था एलओसी पर अपना डोमिनेशन स्थापित करना, यानी कि दुश्मनों से ज्यादा खुद एलओसी पर हावी रहना ताकि दुश्मन भारत में घुसपैठ ना कर सके। और अब आप इस रेजिमेंट की कुशलता के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये जो पूरा ऑपरेशन था ये इतने प्रिसाइज तरीके से अंजाम दिया गया था कि भारत की तरफ एक सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि ये भी
कहा जाता है कि जब स्टार्टिंग में नागा रेजिमेंट को एलओसी पर डिप्लॉय किया गया था तो पहले होता यह था कि एलओसी पर जब आर्मी की कोई नई रेजिमेंट डिप्लॉय होती थी तो पाकिस्तानी आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके उस रेजिमेंट का एक तरीके से स्वागत करती थी, यानी कि एक तरीके से वे डराने की कोशिश करते थे और ये दिखाना चाहते थे कि उनका डोमिनेशन ज्यादा है। और जब नागा रेजिमेंट एलओसी पर आई तब भी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स ने यही किया। उन्होंने नागा रेजिमेंट की फॉरवर्ड पोस्ट पर मोटार शेल से हमला किया, लेकिन नागा रेजिमेंट ने उस समय उस हमले के लिए रिटेलिएट नहीं किया और पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 मोटार शेल नागा रेजिमेंट की फॉरवर्ड पोस्ट पर फायर किए गए थे। लेकिन तब तक पाकिस्तानी आर्मी को नहीं पता था कि वे गलत पंगे ले रहे हैं। तो फिर हुआ यह कि लगातार अगली 2 रातों तक कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स सीमा पार करके भारत की तरफ आते, नागा रेजिमेंट की पोस्ट पर हमला करते और वापस भाग जाते। और जब 2 रातों तक लगातार ऐसा हुआ तो फिर नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और अब की बार जब पाकिस्तानी सोल्जर्स आए तो उनमें से 2 को नागा रेजिमेंट के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें पकड़ के पेड़ से बांध दिया और उनके सामने अपना ट्रेडिशनल नागा डांस परफॉर्म किया। हालांकि इस वाले इंसिडेंट को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये जो पूरी घटना हुई थी ये भारत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ हुई थी और नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स पाकिस्तान की तरफ गए थे उन्हें सबक सिखाने के लिए और उनको उनकी ही जगह पर बांध दिया था। और कहा जाता है कि जिन 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इन्होंने पकड़ा था उनमें से एक की इन्होंने टांग काट दी और उसकी टांग को उनके ही सामने पका भी रहे थे। और फिर अगली सुबह नागा सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस जाने दिया। और जब ये घटना हुई तो उस समय नागा हवलदार और सिपाही के बीच एक कन्वर्सेशन काफी ज्यादा मशहूर है जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल भी है। और वो कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से है, तो जब उन पकड़े गए पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस छोड़ा जा रहा था तो नागा सिपाही ने अपने सीनियर से कहा, उस्ताद इनको रखते हैं, इनका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा है। तो इसके जवाब में उनके सीनियर ने ये कहा कि नहीं रे, इनको जाने दो, ये दोनों बहुत कमजोर हैं, अब यहाँ 3 साल रहना है तो टेंशन मत ले और बहुत मोटे तगड़े मिलेगी। और ये भी कहा गया है कि जो बदकिस्मत पाकिस्तानी सोल्जर्स नागा रेजिमेंट के सिपाहियों की गिरफ्त में आ गए थे वो असल में पाकिस्तानी आर्मी की बलूच रेजिमेंट से थे। और फिर इस घटना के बाद से जो 3 साल तक नागा रेजिमेंट उस जगह पर थे तब तक उन 3 सालों में पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी। और ये भी कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स 3 सालों तक अपनी फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट इतनी तेजी से फैला कि एलओसी के बाद जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे वे इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने बायनोकुलर से नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स पर नजर रखें। तो ये थे नागा रेजिमेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। और आपको ये भी बता दें कि 1999 के कारगिल वॉर में भी नागा रेजिमेंट की 2nd बटालियन ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कारगिल वॉर शुरू होने से पहले जब ऐसे इनपुट्स मिलने लगे थे कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत की तरफ आए हैं तब नागा रेजिमेंट की 2nd बटालियन उन यूनिट्स में से एक थी जिन्हें इस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले एंटर किया गया था। और जो कि नागा रेजिमेंट के किस्से पाकिस्तानी सोल्जर्स पहले भी सुन चुके थे तो कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स के अंदर नागा रेजिमेंट के सिपाहियों का एक अलग ही खौफ था। और कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए इस रेजिमेंट के सिपाही इमले कमाओ को महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और वैसे हमारे निकटतम पड़ोसी के सैनिकों को इस रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के 1 साल बाद ये दिखा दिया था कि वे नागा रेजिमेंट के शौर्य को कम आंकने की गलती ना करें। और अपने अदम्य साहस और वीरता के साथ नागा रेजिमेंट की पहली बटालियन ने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में अपने रेजिमेंट का नाम अर्न कर लिया था। और इसी वॉर में इस रेजिमेंट को एक वीर चक्र और 3 सेना मेडल्स भी मिले थे। और जबकि इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन सूडान में यूएन मिशंस में भी डिप्लॉय की जा चुकी है। बाकी इस रेजिमेंट को एक महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, एक कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, एक युद्ध सेवा मेडल, एक विशिष्ट सेवा मेडल और 48 सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और मेजर डेविड मोनलम भी इसी रेजिमेंट के योद्धा थे जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और जो लप्पा ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। हमारे भी फ्री है। অসাধারণ। আমি তো আতঙ্কে ছিলাম যখন দেখতেছিলাম ভিডিওটা। বাপরে বাপ, প্রত্যেক পদক্ষেপে কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর একটা জিনিস কাজ করছিল না ভিতরে। কিছু কিছু বড় মাথা কেটে পা কেটে সামনে উফ। আর এইটা যে ফোর্সের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু যে নাগাল্যান্ড যে একটা জায়গা আছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু এটা করা হয়েছে। নাগা রেজিমেন্ট নামটা কিন্তু মিল রেখেছে এবং দা হেড হান্টার্স নামটা একদম পারফেক্ট। আর এখানে যে কার্গিল ওয়ারের কথা বলা হয়েছে বারবার, কার্গিল ওয়ার সম্পূর্ণ কার্গিল ওয়ার নিয়েই বলা হয়েছে, রাইট?
কার্গিল ওয়ার ছিল এবং হ্যাঁ। এবং এই নামটা যে নামকরণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে আদি যুগের যে কিছু মানুষের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাদের কিন্তু কালচারাল নিয়ে কিন্তু একদম, এইটাকে একদম। করা। আর এখানে যে তাদের যে বিষয়টা যে তারা করতো কি, যে তাদের পরিচিত বা সিনিয়র নিজেদের কেউ বা থাকতো, শত্রুদের। শত্রুদের মাথা কেটে তারা রেখে দিত। একদম। আর এখানে কার্গিল ওয়ারের কথা বলা যাচ্ছে, আমাদের কার্গিল ওয়ারের ভিডিওটা আমরা করেছি, খান স্যারের ভিডিও, তাও Yeah. আবার। তো সেটা আমাদের এখানে আই বাটনে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই সবাই দেখে নেবেন, আশা করি ভালো লাগবে। Yeah. আর এখানে যে আমাদের ফোর্স যারা আছে, নাগা রেজিমেন্ট, তো এখানে Oh মানে my ওই যে God. লুকিয়ে তারা কিন্তু লুকানো বেশভূষা খুব ভালো পারে, যেমন ঘাসের পিছনে, পানিতে, এইসব তাদের খুব ভালোভাবে সাহসেরও প্রয়োজন হয়। আছে, একটু সাহসের, একজন ফোর্স হওয়া কিন্তু এগুলো আমরা কিন্তু প্যারাকমান্ডোতে দেখেছি, রাইট? এরকম Yeah. ট্রেনিং দেয়া, আর ট্রেনিং যে কি কষ্টকর, বাবা রে, Oh ভিডিও my দেখলে আমরা God, বুঝতে পারি যে সেই। কতটা কষ্টকর। এবং তারা যে একটা মিশনে যায় 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস, 1 বছরও কিন্তু লেগে যায়, তাই না? হ্যাঁ, কোনো এখানে খোঁজ খবর থাকে না এদের, এই যে তারা যে ছিল মানে জঙ্গলে আমাদের কাটিয়ে দেওয়া লাগে একদম। টানা 3 বছর ছিল, এবং এই 3 বছরে পাকিস্তানেরা সাহস হয় না যে তাদের সাথে Right. যুদ্ধে লাগবে, এবং একদম। তারা যে দেখবে, দূরবীন দিয়ে তাদের সেইটাও পজিশন কি সাহস- সেটাও সাহস নেই। তারা ওদের ক্যাম্প ছেড়েই পালিয়ে গিয়েছিল। তারা একদম। কতটা ভয়ঙ্কর, এবং 2 জন যে পাকিস্তানি যে সৈন্য ছিল তাদেরকে ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে তখন কি ধরেছিল। ধরার পর একদম। এখানে একটু মানে একটা কি বলবো, এটা একটা বলার নেই। মানুষের মধ্যে আসলে ঠিকই আছে, আসলে তারা আমি এত যেটা ট্রেনিং বলবো। করে, তাদের ভিতরে কিন্তু জিনিস থাকে না। এবং তাদের নামটাই তো এটা দেওয়া হয়েছে, নামের সাথে কামের একটা বিষয় থাকে। হান্টার্স, মাই গড। শেষ পর্যন্ত তার পা কেটে তার সামনেই রান্না করে খেয়েছে, এবং সিনিয়র যখন ওদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তখন জুনিয়র সিনিয়রকে বলছে যে সর্দার যদি তা রেখে দেওয়া মাংস হয় খুব তাহলে ওদের চিকেনের স্বাদটা ওদের স্বাদটা, কি মাংসের বলবো, স্বাদটা এখানে চিকেনের কি বলার আছে আমাদের? My God. God. মানে তারা এমন মানে ট্রেনিং করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে তারা, মানে তাদের এটা দেশের জন্য ভালো। আমি একদম। যেটা মনে করি যে একটা তারা দেশের জন্য যে কি করতে পারে এবং তাদেরকে দেখেই শেখা উচিত, এবং এমনটা হয় উচিত। দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে শত্রুদের জন্য সবকিছুই জায়েজ, আমি যেটা মনে করি। হ্যাঁ, যেটা কথা আছে না, লাভ অ্যান্ড ওয়ার, আর একটা ডায়লগ আছে না, ফেমাস ডায়লগ, ভালোবাসা এবং যুদ্ধে সবকিছু জায়েজ। Yeah. তো এটা হলো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরে একটা প্রবাদ বাক্য, যে ভালোবাসা যুদ্ধে সবকিছু জায়েজ, কিন্তু Definitely. অবৈধ কিছু না অন্তত। অবশ্যই বৈধ, এবং এটা স্বাভাবিক। তোমার দেশে মানে আমার দেশে যদি অন্য কেউ এসে যদি অ্যাটাক করে, অবশ্যই আমরা চাই যে চুপ কেন তাদেরকে- থাকবো, দেশের জন্য অবশ্যই। অবশ্যই লড়াই করবো, রাইট? অবশ্যই। যার দেশ তার কাছে অবশ্যই প্রিয়, এবং এরা তো লড়াই করে দেশের জন্য, দেশের রক্ষার জন্য। আর কার্গিলের কষ্ট। জন্য এত কিছু করেছে, এবং তাদের একটা ভূমিকা ছিল কার্গিলে। হ্যাঁ। তারা মানে দেখছে ফাইনালি যখন তারা চলে এসছে, নাগা রেজিমেন্ট যায় ওদের ফোর্সের কারণেই কিন্তু ফাইনালি একটা একদম, সমাধানে একটা সমাধানে চলে এসেছে। সো আর বেশি কথা না বাড়াই, আমরা দেখি এমনি একটু মানে একটু ভয়তে আছি, এখনো আতঙ্কে আছি আমরা। আপনারাও থাকবেন আশা করি। সো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। অ্যান্ড আমাদের চ্যানেলে আরো নতুন নতুন ভিডিও দেয়া থাকবে, এবং আপনার জন্য আরো দেয়া আছে, অবশ্যই দেখবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। ততক্ষণ অবধি স্টে টিউনড, এন্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।